एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जिसकी हेल्प से आप मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं। कोई भी यूजर मशीन के साथ जब कनेक्ट करता है तो उसके पीछे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही होती है, जिसमें यूजर अपने एंड से कुछ इंस्ट्रक्शन पास करता है मशीन को, और मशीन उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके एक आउटपुट देती है आपको। तो जो आप जनरली एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो वही है। एप्लीकेशन का मतलब यू आर यूजिंग इट, एंड यू आर यूजिंग का मतलब यू आर इंस्ट्रक्टिंग मशीन कि वो हाउ टू, यू आर इंस्ट्रक्शन, यू आर इंस्ट्रक्टिंग मशीन कि काम कैसे करना है। ठीक है, क्या चाहिए आपको ये आप अपने एप्लीकेशन में बताते हैं। वो एप्लीकेशन मशीन के पास एज एन इंस्ट्रक्शन जाती है, और वो इंस्ट्रक्शंस रन होने के बाद आपको एक आउटपुट रिटर्न करती है। तो आपके पास आता है एक आउटपुट। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शंस दी कैसे जाती है? इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नॉट ओनली पाइथन, देयर इज मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, कॉटलिन, कई सारे, है ना। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने फीचर होते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आप वेबसाइट्स बनाते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आप ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिर्फ स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ की जाती है, राइट। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना रोल होता है। ठीक है, जैसे एंड्रॉयड के एप्लीकेशन बनते हैं किस लैंग्वेज से? किस लैंग्वेज से बनते होगे? आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन के जो एप्लीकेशन होते हैं वो किस लैंग्वेज में बनते हैं? जावा, जावा एंड कॉटलिन। नहीं, सी बेसिकली यूज वेबसाइट में यूज नहीं होता। सी का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना। जितने विंडोज बने हैं, लिनक्स बना है, आपके ओएस बने हैं। नहीं, एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस आप जावा में बनाते हैं। एंड्रॉयड बना है सी पे, एंड्रॉयड सी पे बना है, एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस जावा पे बने हैं। ठीक है, या कॉटलिन पे बने। तो हर लैंग्वेजेस के अपने अपने रोल होते हैं। कुछ अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग लैंग्वेजेस से बनाए जाते हैं। तो पाइथन उनमें से क्या है? पाइथन से क्या बन सकता है? तो पाइथन से आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। पाइथन से आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। पाइथन मेजरली यूज किया जाता है डेटा साइंस एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए, है ना, एआई एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए, राइट। पाइथन का मेजर जो है वो एआई एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो इसका यूएसपी यही है, क्योंकि बाकी किसी भी लैंग्वेज में आप एआई के एप्लीकेशंस इतनी फ्रिक्वेंटली क्रिएट नहीं कर पाएंगे जैसे आप पाइथन में कर सकते हैं। फाइन। ठीक है, तो पाइथन के इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए आपको रिक्वायर्ड है एक ट्रांसलेटर, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होती है। कोई भी जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सी, सी प्लस प्लस, जावा कुछ भी लिखेंगे तो जनरली उसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। और मशीन को एज एन इंस्ट्रक्शन आप डायरेक्टली इंग्लिश नहीं दे सकते, क्योंकि मशीन इंग्लिश नहीं जानता है। मशीन को सिर्फ पता होता है बाइनरी, है ना। तो बाइनरी पता तो उसको बाइनरी में ही देना पड़ेगा। ठीक है, बाइनरी देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं। सो एवरी लैंग्वेज हैज देयर ट्रांसलेटर्स। आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर लो, उसका ट्रांसलेटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सी यूज करनी है तो सी का ट्रांसलेटर मिलता है, जावा यूज करेंगे तो जावा का ट्रांसलेटर मिलेगा। अदरवाइज वो आपने इंस्ट्रक्शंस तो लिख लिए लेकिन मशीन को आप दे ही नहीं पाओगे, राइट। इसलिए पाइथन के जब भी इंस्ट्रक्शंस हमें देने हैं तो पाइथन का ट्रांसलेटर हमें अपने सिस्टम में रखना पड़ेगा। पाइथन के ट्रांसलेटर को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटर। पाइथन के ट्रांसलेटर को हम लोग बोलते हैं पाइथन इंटरप्रेटर।
सो यू नीड टू हैव पाइथन इंटरप्रेटर इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जो भी विंडोज यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, अगर पाइथन का इंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, मशीन पे रन कराना है, तो पाइथन इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड, राइट। और पाइथन इंटरप्रेटर आपको मिलेगा कहाँ से? तो इसके लिए एक वेबसाइट है ऑलरेडी पाइथन की, यू कैन गो देयर, python.org, ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की। इस पे जाके आप पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, एंड्रॉयड के लिए, या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए, ठीक है। सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। हो जाएगा आपसे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। जैसे जनरल आपका कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वैसे आप क्लिक करके, डबल क्लिक करके नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ईजी ऑपरेशन, ठीक है आपके पास? पाइथन नहीं है, डाउनलोड कीजिए। क्या? नहीं, डिपेंड करता है। अगर आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे एनाकोंडा, ऑलरेडी अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, तो एनाकोंडा ऑलरेडी पाइथन देता है आपको, लेटेस्ट नहीं देता, वो पुराने वर्जन देता है, लेकिन ऑलरेडी उसमें पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, तो अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, है ना। लेकिन अगर आप VS कोड यूज करें, जैसे मैं यहाँ पे VS कोड यूज करूंगा अभी, तो VS कोड यूज करें तो पाइथन इंटरप्रेटर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। जुपिटर एनाकोंडा में ही आता है। जुपिटर अलग से इंस्टॉल नहीं कर सकते आप, जुपिटर को एनाकोंडा के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको एनाकोंडा डायरेक्टली इंस्टॉल करना है, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनाकोंडा क्या है? एनाकोंडा एक तरह का सॉफ्टवेयर टूल्स है, ठीक है। इसके अंदर पाइथन भी होता है, इसके अंदर जुपिटर भी होता है, कई सारे और भी टूल्स होते हैं, जिससे कि आप पाइथन लिखने के लिए, रन कराने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप इसको, एनाकोंडा को डाउनलोड कर पाएंगे अगर आपको करनी है तो। यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन, साइन इन साइन अप करने की जरूरत तो है नहीं, ये ग्राफिकल इंस्टॉलर, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी यूज कर रहा हूँ VS कोड। तो VS कोड के लिए रिक्वायर्ड है पाइथन इंटरप्रेटर एंड VS कोड का सॉफ्टवेयर। तो ये दो चीजें आपको इंस्टॉल करनी होगी, एक पाइथन का इंटरप्रेटर एंड VS कोड। VS कोड भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पाइथन लिख सकते हैं। पाइथन को कई अलग अलग सॉफ्टवेयर पे लिखा जा सकता है, राइट। जैसे पाइथन को जुपिटर पे लिख सकते हैं, पाइथन को VS कोड पे लिख सकते हैं, पाइथन को पाइचार्म पे लिख सकते हैं, ठीक है। पाइथन के कई सारे आईडीज होते हैं। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे ये लैंग्वेज लिखी जा सकती है, ठीक है। सो पाइथन के आईडी की बात करें तो पाइथन के पास इतने सारे आईडीज हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उस पर पाइथन लिख सकते हो, रन करा सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनमें पाइथन ऑलरेडी पहले से ही इनबिल्ट आता है, जैसे अभी देखा एनाकोंडा, ऑलरेडी उसमें पाइथन आता है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें पाइथन आता नहीं है, आपको बाद में इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे VS कोड में पाइथन पहले से आपको नहीं मिलता है, पाइथन को बाद में इंस्टॉल करके आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट VS कोड कन्वीनियंट होता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें AI के भी फीचर्स होते हैं। आप कोड बने बनाए, मतलब अगर आपको कोड लिखना है तो यू डोंट वांट टू राइट इट, तो ये ऑटोमेटिकली लिख के भी दे देता है, ठीक है। इसमें कोपायलट का ऑप्शन है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो इसमें कोपायलट का ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को डिबग कर सकते हैं आप साथ के साथ उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही। थर्ड, कि आप उसको, बहुत सारे सजेशंस मिल जाते हैं आपको। जुपिटर में ये सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो VS कोड ज़्यादा कन्वीनियंट है किसी भी डेवलपर्स के लिए, जो प्रोग्राम लिखते हैं एक्चुअली, उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंटली ये काम करता है। सो आई डू यूज VS कोड, ठीक है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप इंस्टॉल कीजिए।
एक पाइथन इंटरप्रेटर मैंने आपको बता दिया कहाँ से करना है। किसी को अगर इंटरनेट की ज़रूरत हो तो इंटरनेट ले सकते हैं यहाँ से। इंटरनेट ये कनेक्ट कर लो, डी 4th फ्लोर 2 वाईफाई है, और इसका पासवर्ड है TechZone4। ये पासवर्ड डाल देना। ठीक है, चलिए। VS कोड इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर लीजिए VS कोड। इसके डाउनलोड की लिंक आ जाएगी, इस पे क्लिक करना है आपने और विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं VS कोड के अंदर जुपिटर यूज़ कर रहा हूँ। देखा था आपने? हाँ, मैं VS कोड के अंदर जुपिटर यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल करिए। क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। किसमें? ये तो स्टार्ट हो जाता है डाउनलोडिंग सीधा। ठीक है, तो दो सॉफ्टवेयर्स हैं, एक पाइथन है जो आपको इंस्टॉल करना है, एक VS कोड है जो आपको इंस्टॉल करना है। बस ये दो चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है, और इंस्टॉल करने के बाद हम सीधा पहुंचेंगे VS कोड के पास। ठीक है, अब VS कोड को थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा अपने पाइथन के लिए, कि पाइथन का कोड हम इसमें लिख सकें। सॉल्व हो गया? ठीक है, लास्ट डे हम लोगों ने क्या किया था, चलिए इतना सेटअप कर लो। बाकी चीज़ें आपको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उसमें से थोड़ा बहुत आगे का इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक लास्ट डे हम लोगों ने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे क्या कर रहे थे हम लोग? डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, राइट। तो हम लोगों ने सर अंटिल इवैल्यूएशन फंक्शन तक हो गया था इवैल। वो तो इनपुट था ना। ओके, ये कहाँ चला गया, ये क्या कर दिया मैंने? पाइथन 12 पावर भी खुल गया। पाइथन 12, ठीक है। तो लास्ट डे हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़े थे, प्रिमिटिव वाले। ठीक है, प्रिमिटिव में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सब हो गया था। ठीक है, और हम लोगों ने टाइप कास्टिंग भी पढ़ ली थी, है ना, जिससे कि हम टाइप को चेंज कर सके, अपने किसी भी डेटा का टाइप हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी।
राइट, यहाँ तक का पार्ट हमारा कंप्लीट था, कुछ एक क्वेश्चन भी करके देखे थे। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। माइक ऑफ कर लीजिए जिसका माइक ओपन है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑलरेडी मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी जिसमें नॉन प्रिमिटिव के डेटा टाइप्स बता रखे हैं मैंने कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, रेंज, ये सभी क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। दैट मीन्स ये ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिन डेटा टाइप्स पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। प्रिमिटिव सारे जितने भी डेटा होते हैं वो सभी कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं। नॉन प्रिमिटिव कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं होते। फिर किस लिए यूज होते हैं? फिर किस लिए यूज होते हैं? डेटा को कलेक्ट करने के लिए, राइट, है ना। मल्टीपल डेटा कलेक्शन के लिए आप यूज करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑलमोस्ट सेम होता है, चाहे आप सी पढ़ ले, सी प्लस प्लस, जावा, कुछ भी पढ़ लो, प्रिमिटिव डेटा टाइप सेम रहेगा। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब कुछ सेम रहेंगे क्योंकि कैलकुलेशन अल्टीमेटली हर जगह सेम डेटा पे होनी है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सी में अलग नॉन प्रिमिटिव होते हैं क्योंकि डेटा कलेक्शन है वहां पे। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, तो कलेक्शन का तरीका हर लैंग्वेज का डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए ये पाइथन के लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, रेंज, ये सभी कलेक्शंस का वे है ना। हाउ टू कलेक्ट द मल्टीपल डेटा बाय पाइथन। सो वी हैव दीज 5 नॉन प्रिमिटिव डेटा। चलिए पहले आते हैं लिस्ट पे। क्या नॉन प्रिमिटिव हर लैंग्वेज के लिए डिफरेंट होता है। अब जैसे मैंने आपको कुछ चीजें दी रखने के लिए, आप उसको कैसे रखते हो ये आपका तरीका है। प्रिमिटिव हर लैंग्वेज के लिए डिसाइडेड होता है क्योंकि प्रिमिटिव डेटा कैलकुलेटिव होता है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर हर जगह इंटीजर ही होगा, कैलकुलेशन वैसे ही होगी उसमें। फ्लोट फ्लोट ही रहेगा, हर लैंग्वेज में फ्लोट ही रहेगा वो। ठीक है, तो जो डेटा कैलकुलेशन वाला होता है वो तो सबके लिए सेम है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव कैलकुलेटिव डेटा नहीं है, वो सिर्फ एक कलेक्शन का तरीका है, डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन का तरीका हर लैंग्वेज में डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए हाँ हाँ, नहीं वैसे तो लिस्ट आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना सबकी। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए ना लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है। ऐसा थोड़ी कि रन टाइम पे तो यूजर देखता है। रन टाइम का मतलब यूजर, आप यूजर नहीं है ना, अभी आप प्रोग्रामर हैं। तो प्रोग्रामर को तो आइडिया होना चाहिए ना कि व्हाट यू आर राइटिंग देयर, व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप यू आर यूजिंग, है ना, किस टाइप के डेटा पे आप काम कर रहे हैं। प्रोग्रामर को पता होता है, यूजर को पता नहीं होता। यूजर को सिर्फ आउटपुट से मतलब है, राइट। तो यूजर को ये नहीं बताना कि आपका आउटपुट लिस्ट में आया या कैसे आया। यूजर को आउटपुट चाहिए जो कि उसको समझ में आ जाए, दैट्स इट। पीछे बैकएंड का क्या प्रोसेस चल रहा है ये प्रोग्रामर का पार्ट होता है। तो अभी आप प्रोग्रामर हैं, आप लिख रहे हैं प्रोग्राम को। ठीक है, तो यू शुड नो कि व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप यू आर यूजिंग। ठीक है, राइट। अभी जैसे आपको मैंने बोला कि आप जो एप्लीकेशन यूज करते हैं एंड्रॉइड में, वो किस लैंग्वेज में लिखा है? आपको कैसे पता जावा में लिखा है? आपको कैसे पता जावा में? यूजर एंड से किसी को कुछ नहीं पता। यूजर एंड से किसी को नहीं पता कि वो जावा में लिखी है, डॉटनेट में लिखी है या कॉटलिन में लिखी है। आपको तो सिर्फ एप्लीकेशन यूज करने से मतलब है। हाउ डू यू नो द प्रोग्रामिंग? आप प्रोग्रामिंग कैसे जानोगे? तो जिसने लिखी है उसको पता होगा, यूजर के एंड से कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है, बात समझ आई। चलिए, तो यहाँ पाइथन के लिए जो कलेक्शंस हैं उस कलेक्शन में सबसे पहले आता है लिस्ट। लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि लिस्ट की प्रॉपर्टी ये है कि इट कलेक्ट्स द डेटा इनटू स्क्वायर ब्रैकेट। ये डेटा को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कलेक्ट करता है। पहली प्रॉपर्टी यही है। मतलब अगर आपको डेटा, प्रोग्रामर को कभी डेटा देखना हो, समझना हो कि ये कौन सा कलेक्शन है, तो उसका देखने का सबसे
पहला जो पॉइंट है वो यही है कि डेटा शुड बी कलेक्टेड इनटू स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एंड इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट यू कैन कलेक्ट different type of data separated with comma। डेटा आप कलेक्ट करेंगे, अलग अलग टाइप का डेटा। आपने इंटीजर कलेक्ट कर लिया, आपने फ्लोट कलेक्ट कर लिया, आपने स्ट्रिंग कलेक्ट कर लिया, ये सभी डेटा अलग अलग टाइप के हैं। मतलब आप लिस्ट के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन। एंड डेटा को आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक तो स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा कलेक्ट करता है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी टाइप का डेटा कलेक्ट कर लेता है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि डेटा के डुप्लीकेट्स भी कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टी है। और इसको आप इस लिस्ट को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल बनाया मैंने li और इसको प्रिंट कर दिया। एंड दूसरी चीज जो मैंने प्रिंट करी वो है इसका टाइप। ठीक है, मुझे टाइप देखना है। रन किया तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट दिख गई, ठीक है, ऑब्वियस है। लिस्ट को प्रिंट किया तो लिस्ट ही दिखेगी। सेकंड, आपने टाइप प्रिंट किया तो उसका टाइप दिख गया। टाइप क्या है इसका? लिस्ट। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि आपने डेटा कलेक्ट किया, उन डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को प्रिंट कराया और उसके टाइप को प्रिंट कराया, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि इसका टाइप क्या है। क्योंकि यहां कहीं नहीं लिखा है कि ये लिस्ट है, यहां तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन हम लोगों ने इसको प्रिंट करा के इसका टाइप चेक कर लिया कि ये लिस्ट है। तो लिस्ट की प्रॉपर्टी सिंपल यही है कि आपके पास जो भी डेटा होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। लिस्ट के अंदर किसी भी टाइप का डेटा एप्लीकेबल है रखना, ठीक है। एरर आ रहा है, सिंटेक्स नेम एरर। आपने नाम यहाँ जो यूज किया है वो नाम यहाँ यूज नहीं किया। वेरिएबल का नेम और जो प्रिंटिंग के अंदर नेम है दोनों अलग अलग रखे हैं आपने। सेम है पक्का? हाँ, ट्रू, राइट। ट्रू में टी कैपिटल है। ट्रू इज अ बुलियन डेटा, और बुलियन डेटा जो है वो हमेशा टी कैपिटल में या एफ कैपिटल में लिखते हैं, है ना। फॉल्स में एफ कैपिटल होगा, ट्रू में टी कैपिटल, क्योंकि ये एक डिफाइंड कीवर्ड है। ट्रू इज अ डिफाइंड कीवर्ड। ठीक है, अब जितने भी कलेक्शंस होते हैं, हर कलेक्शन का काम तो डेटा कलेक्ट करना ही होता है, तो फिर डिफरेंट क्या है? सभी डेटा तो काम वही करेंगे, कलेक्ट ही करेंगे। लिस्ट किया, टपल किया, सेट किया, सबका काम कलेक्शन है। लेकिन कलेक्शंस में भी कई डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? जैसे इसकी प्रॉपर्टी यही है कि एक तो ये किसी भी डेटा को कलेक्ट कर सकता है, डेटा को रिपीट कर सकता है, डेटा डुप्लीकेट डेटा को भी स्टोर करता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी एक और है कि ये डेटा के जितने भी वैल्यूज आप कलेक्ट करते हैं, हर वैल्यू का एक इंडेक्स नंबर असाइन करता है। क्योंकि आपने डेटा कलेक्शन में से अगर कोई डेटा एक्सेस करना हो और इस किसी पर्टिकुलर डेटा को आपने कैलकुलेट करना हो तो करेंगे कैसे? मान लो मुझे इस डेटा के साथ काम करना है, सिर्फ इसके साथ, तो ये डेटा मेरे पास आएगा कैसे? तो इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप यूज करेंगे इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग इसीलिए क्योंकि लिस्ट क्या करता है, लिस्ट जब भी डेटा कलेक्ट करवाता है तो हर एक डेटा के लिए वो एक इंडेक्स नंबर असाइन करता है। इंडेक्स नंबर होता क्या है? इंडेक्स नंबर एक सीरियल नंबर होता है जो उसकी पोजीशन वैल्यूज होती है, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है 0।
स्टार्टिंग वैल्यू मतलब कि ये जो 12 है ये सबसे पहला डेटा है, इसका फर्स्ट पोजीशन पे है, इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, दूसरे की 1 2 3 4। ठीक है, तो एक जैसे जैसे आप डेटा जैसे जैसे रखते हो वैसे वैसे एक सीक्वेंस नंबर ये क्रिएट करता रहता है। तो जो सबसे पहली वैल्यू अगर आपको एक्सेस करनी है तो आप 0 के थ्रू एक्सेस करेंगे, दूसरी वैल्यू एक्सेस करनी है तो 1 के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो मुझे दूसरी वैल्यू एक्सेस करनी है लेट्स से, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिस्ट का नाम। ठीक है, लिस्ट का नाम li है, एक स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल, और इसके अंदर आप पास कर देंगे अपना इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखने के बाद प्रिंट कराया मैंने, एंड यू कैन रन इट। और जैसे रन किया क्या मिला मुझे, 1 इंडेक्स का डेटा। ठीक है, राइट, यू कैन गेट 2 इंडेक्स का डेटा, 0 इंडेक्स का डेटा। आप कोई भी डेटा एक्सेस करनी है आप इस तरह से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ट्वेल्व 56 पाइथन ट्रू, सारे डेटा एक्सेस हो गए 1 बाय 1। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूरी कलेक्शन कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकती, लेकिन कलेक्शन के अंदर का तो डेटा कैलकुलेट होगा ना। तो अगर आपने कलेक्शन का डेटा एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स वैल्यू दे रखी है लिस्ट में, कि आप इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट, अब इंडेक्स नंबर को 2 तरीके से हम लोग यूज करते हैं। एक तो पोजीशन नंबर हो गया, 0 1 2 3 4 5 जितने डेटा होंगे उसके अकॉर्डिंग पोजीशन नंबर असाइंड है। एक दूसरा भी पोजीशन नंबर होता है विच स्टार्ट फ्रॉम एंड, विच इज नेगेटिव इंडेक्स नंबर, है ना। अगर आपको लास्ट का कोई डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हैं, या तो आप 4 लिखेंगे या फिर -1 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो लिस्ट के लास्ट के डेटा को एक्सेस करने के लिए आप -1 भी लिखा जा सकता है, 4 भी लिखा जा सकता है। सेकेंड लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 3 भी लिखा जा सकता है, और -2 भी लिख सकते हैं आप। मतलब इंडेक्सिंग 2 तरीके से चलती है, एक इंडेक्सिंग स्टार्टिंग से 0 1 2 3 4, है ना, और दूसरी इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो माइनस में भी एक इंडेक्सिंग चल रही होती है जो कि पीछे से चलती है, और जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो बिल्कुल आगे से चलती है। तो कोई भी डेटा एक्सेस करना हो तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी चीज है, आप यहाँ बैठे हैं तो जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं उस पोजीशन को मैं काउंट करूं तो 2 तरीके से काउंट कर सकता हूं। एक स्टार्टिंग से मैंने काउंट कर दिया, है ना, एक पीछे से काउंट कर लिया। लेकिन जब पीछे से काउंट करूंगा तो नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो नेगेटिव काउंटिंग, पॉजिटिव काउंटिंग, ये दोनों तरह की इंडेक्सिंग आप यूज कर सकते हैं अपनी लिस्ट के साथ। क्लियर है, राइट। दोनों का काम डेटा एक्सेस करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी हमने देख ली। एक आपने लिस्ट के अंदर किसी भी डेटा को कलेक्ट कर लिया, कोई भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। लिस्ट के अंदर आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं जिससे आप डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, लिस्ट में डुप्लीकेट डेटा एलिमेंट आप रख सकते हैं। अब लिस्ट का चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लिस्ट में जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इनटू इट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लिस्ट में डेटा स्टोर कर लिया तो अब यही डेटा रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप कोई डेटा इसमें से चेंज करना तो आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे चेंज करते हैं, जैसे मुझे इस पाइथन की जगह पे मुझे डेटा साइंस लिखना है, राइट। इस लिस्ट में अभी तक का जो डेटा था वो ये है,
लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि इसमें डेटा चेंज करना है, या पाइथन की जगह पे डेटा साइंस होना चाहिए। तो लिस्ट तो ऑलरेडी स्टोर्ड है पहले से, बाद में कैसे चेंज करें? तो बाद में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे जाओगे जिसका डेटा चेंज करना है। कौन सा इंडेक्स है? पाइथन, इट्स नॉट थर्ड, इट्स नॉट फोर्थ, 2, right? So we'll go to 2, write equal to and change the data with new data, right? अच्छा ठीक है, and print list again। आपने डेटा चेंज किया सेकेंड इंडेक्स पे और दोबारा से अपनी लिस्ट को प्रिंट कराया। सेकेंड टाइम जब डेटा प्रिंट हुआ तो जहां पे आपको पाइथन दिख रहा था वहां पे अब डेटा साइंस। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर चेंज करना बहुत इजी है। आप जिस इंडेक्स पे चेंज करना चाहते हो वो इंडेक्स एक्सेस करनी है और वो वैल्यू असाइन करनी है जो उसकी जगह पे आपको रिप्लेस करना है। सिंपल। फाइन। अच्छा, मुझे इस वाले पाइथन की जगह पे एआई चाहिए, क्या लिख सकता हूं मैं? इजी वे -1 है, इजी वे इज -1, क्योंकि -1 में आपको काउंट कम करना पड़ेगा, है ना? इक्वल टू एआई, लिस्ट को दोबारा प्रिंट करो, चेक करो। ठीक है, चलो बेटर। थोड़ा प्रैक्टिस में ये रखना है कि आप जब भी स्टार्टिंग से कोई डेटा आपसे पूछा जा रहा है तो आप उसकी पॉजिटिव काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब लास्ट से कोई डेटा पूछा जा रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग ज़्यादा आपको सोचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोई डाउट है इसमें? ओके, चलिए। अब लिस्ट की एक और प्रॉपर्टी है, उसमें ये प्रॉपर्टी है कि आप लिस्ट के अंदर डेटा एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं। आपके पास अभी टोटल 1 2 3 4 5 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं अपनी लिस्ट में। मुझे एक 6th एलिमेंट ऐड करना है, 7th एलिमेंट ऐड करना, और भी कुछ नए एलिमेंट ऐड करने हैं। तो नए एलिमेंट कैसे ऐड होते हैं? नए एलिमेंट ऐड करने के लिए आप लिस्ट पे एक फंक्शन रन करते हैं, अपेंड। लिस्ट पे एक फंक्शन आप रन करते हैं अपेंड, और अपेंड के अंदर कोई डेटा पास करते हैं जिसको आपके इसमें ऐड करना है, राइट? इट्स अ न्यू डेटा। लेट्स से मुझे एक डेटा ऐड करना है फॉल्स, एक बूलियन वैल्यू ऐड करनी है फॉल्स, और अपेंड करने के बाद मैं लिस्ट को फिर से प्रिंट करा के एक बार देखना चाहता हूँ क्या ये डेटा ऐड हुआ है या नहीं। रन किया, नाउ वी हैव 6th डेटा। ठीक है, तो आप अपने लिस्ट में डेटा ऐड कर सकते हैं, आप डेटा रिमूव भी कर सकते हैं। कोई डेटा अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो लिस्ट में से डेटा आप रिमूव कर सकते हो। यस, बीच में भी कर सकते हैं,
बीच में करने के लिए इंसर्ट का यूज करेंगे, है ना। जैसे अपेंड का बेसिकली मतलब होता है ऐड करना एट द लास्ट पोजीशन, और इंसर्ट का मतलब होता है मिड में आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको इंसर्ट में इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे मैंने 1 दिया और 1 पे ये डेटा इंसर्ट किया। तो इंसर्ट होने का मतलब रिप्लेस नहीं है, इंसर्ट होने का मतलब कि 1 पोजीशन पे, 1 कौन सी पोजीशन है, ये वाली, है ना। इस पोजीशन पे आपका ये डेटा आ जाएगा और ये जो डेटा है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रिप्लेस नहीं करता ये, है ना, ये शिफ्ट कर देता है। लिस्ट को 1 नंबर पे मैंने नोएडा इंसर्ट कराया एंड यू कैन गेट नोएडा एंड 1 पोजीशन। ठीक है, तो अपेंड और इंसर्ट ये दोनों फंक्शन जो होते हैं इनका काम डेटा ऐड करना होता है। अपेंड का काम लास्ट में ऐड करना, इंसर्ट का काम किसी भी इंडेक्स पे, हाँ, इन बिटवीन कहीं पे भी। उसके लिए आपको इंडेक्स नंबर बतानी पड़ेगी। ठीक है, लिस्ट डॉट, अगर कोई डेटा रिमूव करनी हो उसके लिए आप यूज करते हैं रिमूव। जिस डेटा को रिमूव करना है वो डेटा आप पास कर सकते हैं यहाँ पे। आई वॉन्ट टू रिमूव, जैसे ये मैंने इंसर्ट करा, ठीक है, ठीक है, तो 3 पे मैं 87 था, हम्म, तो नोएडा 87 के बाद आया 87 थर्ड पे ये भी। काउंटिंग आपने 1 से कर दी। यू काउंट स्टार्ट बाय 0, यू काउंट स्टार्ट बाय 0, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है। आई वॉन्ट टू रिमूव AI फ्रॉम आवर लिस्ट। एक डेटा मुझे रिमूव करना था तो मैंने AI को रिमूव किया। नाउ यू डोंट हैव AI। ठीक है, तो जिस डेटा को रिमूव करना है उसके लिए रिमूव का फंक्शन आप यूज कर लेंगे। li डॉट, एक फंक्शन हम यूज करते हैं पॉप। पॉप का काम और रिमूव का काम ऑलमोस्ट सेम है, बस एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो रिमूव होता है उसमें आप वो डेटा पास करते हैं जिसको रिमूव करना है, और पॉप में आप इंडेक्स नंबर पास करते हैं जिस इंडेक्स का डेटा रिमूव करना है। बस डिफरेंस यही है कि आपको यहाँ डेटा पास करना होगा और पॉप में इंडेक्स नंबर पास करना होगा। जैसे मुझे 0 इंडेक्स का डेटा रिमूव करना है, आई डोंट नो द डेटा, मुझे डेटा नहीं पता, मुझे सिर्फ इंडेक्स नंबर पता है, तो मैं पॉप यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और पॉप करने के बाद मैंने अपनी लिस्ट को प्रिंट कराया। यू कैन चेक द फर्स्ट एलिमेंट विल बी रिमूव्ड। आपके इसमें से पहला एलिमेंट जो कि 12 था रिमूव हो गया। तो ये इंडेक्स वाइज रिमूव करने के लिए है, ये वैल्यू वाइज रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इंसर्ट कर सकते हैं आप, ऐड कर सकते, अपेंड कर सकते हो आप डेटा को, है ना, रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस ऑलरेडी बता रखा है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप रिमूव कर सकते हैं अपने डेटा को। तो ये सारे ऑपरेशन आप लिस्ट में कर सकते हैं, मतलब लिस्ट के पास हर एक ऑपरेशन है आपके डेटा में, चेंजेस करने का, एक्सेस करने का, या जो भी उसमें डेटा रखने का, सारी चीजें अवेलेबल है। तो लिस्ट सबसे वर्सेटाइल डेटा टाइप है इसका। कॉपी कर सकते हैं, li डॉट कॉपी कर लो। लिस्ट के पास एक कॉपी का भी मेथड है, कॉपी, उसको किसी दूसरे वेरिएबल में डाल दिया। मैंने अपेंड करके इसको लास्ट में वैल्यू ऐड की थी फॉल्स, तो उसमें 2 बार आया है टाइम।
आप पे 2 बार फॉल्स आ रहा है क्योंकि आपने 2 बार रन कर दिया। देखो जुपिटर में क्या होता है कि जो भी आप लिखते हो ना, आपने अलग से उसको एक कोड सेल में लिखा होगा, जैसे डिफरेंट कोड सेल। मैं जो चला रहा हूँ अभी एक सिंगल कोड सेल है, आपने एक और कोड सेल बनाया होगा, उसमें लिखा होगा इंडिविजुअल, ऐसा लिखा है। आपकी ये लिस्ट अलग बनी है और आपका जो अपेंड का मेथड है वो अपने स्टार्टिंग से एक ही कोड सेल पे चल रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोड सेल डिफरेंट होने से क्या होता है कि वो ऊपर वाले कोड सेल का डेटा सेव करके रख लेता है, ठीक है, और दूसरे कोड सेल को वो रन करता है। मैंने क्या किया है, मैंने एक ही कोड सेल में सब कुछ लिखा है, तो हर बार वो लिस्ट बनाता है, उसी लिस्ट में चेंजेस कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैं 2 बार भी चलाऊं 4 बार भी चलाऊं, आपको आउटपुट वही मिलेगा जो दिख रहा है, क्योंकि हर बार वो लिस्ट बना रहा है। आपका बना हुआ ऑलरेडी ऊपर में बना के छोड़ दिया आपने पहले वाले कोड सेल में, दूसरी बार में उसमें अपेंड कर रहे हो, तो जितनी बार आप रन करोगे उतने बार ऐड होगा डेटा, ठीक है। इंसर्ट के बाद रिमूव था, जैसे अभी मैं इसी को अपेंड कर दूं वापस से यहाँ पे इस कोड सेल में, ठीक है, इसको मैं जितनी बार चलाऊंगा ये उतनी बार फॉल्स फॉल्स ऐड करता रहेगा। क्योंकि ये कोड सेल डिफरेंट है और आपका लिस्ट यहाँ पे बन नहीं रहा है, लिस्ट तो ऊपर ही बन रखा है इसीलिए, ठीक है। कॉपी करने के लिए कॉपी का एक फंक्शन यूज होता है जिससे आप एक नई कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नई कॉपी मतलब जो डेटा है ऑलरेडी उसकी एक कॉपी बन गई। अब कॉपी बनने के बाद क्या होगा कि अगर आपकी एलआई में आपने कुछ भी चेंजेस किए तो वो li1 में नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि li1 एक कॉपी है ना। जैसे आप 2 डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट की कॉपी बना दी आपने, तो उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं तो पहले वाले में चेंज नहीं होता है। वैसे यहाँ पे कि जब भी एक डेटा में अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे, li में चेंज किया तो li1 पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, li1 में कुछ चेंज किया तो li में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। 2 अलग अलग कॉपी एक ही डेटा की बन जाती है, ठीक है। इसके लिए कॉपी फंक्शन यूज होता है। चलिए, लिस्ट समझ आ गया सभी को। अब इस लिस्ट का प्रैक्टिकल यूज क्या है? ये तो लिस्ट समझ आया बेसिकली प्रोग्रामिंग के वजह से, प्रैक्टिकल यूज क्या है? तो जैसे कई बारी क्या होता है कि आप किसी एप्लीकेशन में डिटेल्स फिल करते हैं, है ना, अपना साइन अप करते हैं लेट्स से। तो साइन अप में क्या होता है, नेम आप स्टोर करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ स्टोर करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करते हैं। ये सारी जो डिटेल जाती है, ये सारी डिटेल कलेक्ट करता है आपका एप्लीकेशन, है ना। तो एक साथ कलेक्ट करके रखेगा सबको, तो एक साथ कलेक्ट करेगा कहाँ पे? तो उसके लिए कलेक्शन होना चाहिए उसके पास। दिस इज द कलेक्शन, जिसमें वो सारी डिटेल एक साथ कलेक्ट करके रख सकता है। बात समझ आई? राइट। चलिए नेक्स्ट कलेक्शन पे चले। ये लिख लिया सभी ने? ठीक है। तो लिस्ट की प्रॉपर्टी में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन जैसे आप टपल पे आते हैं, टपल थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। Tuple is also a data collection which is identified by राउंड ब्रैकेट, है ना। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है राउंड ब्रैकेट, लिस्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका स्क्वायर ब्रैकेट। सिंपली आप ब्रैकेट देख करके समझ जाएंगे कि ये टपल है, लिस्ट है, ये क्या है, ठीक है। पहली आइडेंटिफिकेशन यही है, राइट। उसके बाद डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, सेम इसमें भी आप कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप का डेटा आप इसके अंदर कोई भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहले वाला ही डेटा मैंने डाल दिया।
टपल का एक नाम रखा, लेट्स से आई हैव स्टोर इनटू टी, प्रिंट किया मैंने टी को, और टी को टाइप फंक्शन में डाल के चेक किया कि इसका टाइप क्या कहता है। सिंपल, राइट? तो ब्रैकेट से आपने आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन मुझे कंफर्म करना है कि ये टपल है या नहीं। तो इसने बताया कि ये टपल है एग्जैक्टली। ठीक है, तो टपल लिस्ट जैसा ही कलेक्शन है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है कि टपल में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। टपल इज दैट काइंड ऑफ कलेक्शन विच इज फिक्स्ड। एक बार आपने उसमें डेटा रख दिया तो अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, कोई डेटा रिप्लेस नहीं होगा, कोई डेटा रिमूव नहीं होगा, ना ही कोई नया डेटा ऐड कर सकते आप। आपने 5 डेटा रखा है तो ये 5 ही डेटा रहेगा हमेशा। अच्छा, पॉप वाला समझा दो। पॉप का मतलब बेसिकली होता है रिमूव करना बाय द इंडेक्स नंबर। इफ यू want to delete a data from your list but you don't have any idea about data कि डेटा क्या है उसमें, है ना? आपको उसका इंडेक्स नंबर पता है, मेरे को पता है कि मेरे 1 इंडेक्स का डेटा मुझे रिमूव करना है, मुझे इंडेक्स नंबर पता है, मुझे डेटा का पता नहीं कि उस इंडेक्स पे क्या डेटा रखा हुआ है। सिंपली आप इंडेक्स डालो, रिमूव करो। रिमूव के अंदर डेटा बताना पड़ता है कि कौन सा डेटा रिमूव करना है। डेटा मैच हुआ तो रिमूव करेगा, मैच नहीं हुआ तो रिमूव नहीं करेगा। लेकिन पॉप के अंदर सिर्फ आपको इंडेक्स नंबर बताना होता है। सर, जैसे आपने बताया कि पॉप में इंडेक्स नंबर देना है, क्या हम पॉप में 2-3 नंबर एक साथ दे सकते नहीं, हैं? सिंगल। इंडिविजुअल नहीं। अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, राइट, और लिस्ट में हमें बोला कि इसमें से ये 4-5 जो ये नहीं, मैं इन्हें रिमूव कर दूं, तो कैसे करेंगे? लूप लगा के। लूप? अभी आएंगे, लूप के कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे। लूप में इसको चला देंगे, तो उसमें मतलब हाँ 1 बाय 1 रिमूव होगा। जितनी बार लूप चलेगा उतने डेटा रिमूव होंगे। और लूप में सर इंडिविजुअल हो जाता है या सिर्फ एक ग्रुप में ही होगा? लूप का मतलब होता है एक ही प्रोसेस को बार बार चलाना विद डिफरेंट डेटा। आप जितने डेटा रिमूव करना चाहते हो उसको लूप में चला दो, उतने इंडेक्स नंबर बता दो कि ये 5 इंडेक्स नंबर है, इसको एक साथ मुझे रिमूव करना है। लूप में चला दिया तो 1 बाय 1 उसको रन करेगा। आपको लगेगा कि एक साथ रिमूव हुआ है, लेकिन एक्चुअली में बैकएंड में वो एक एक करके कर रहा है। तो सर फिर पॉप क्यों यूज करें, लूप ही ना यूज करें? मतलब लूप के अंदर पॉप यूज करेंगे, पॉप यूज होगा लेकिन लूप के अंदर। पॉप एक इंडिविजुअल प्रोसेस है जो एक इंडेक्स को रिमूव करता है। उसी पॉप को आपने लूप में चला दिया, चलाना तो पॉप ही है लेकिन लूप के अंदर। तो लूप जितनी बार चलेगी उतनी बार उतना डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। जीरो इंडेक्स कौन सा इंडेक्स? अच्छा ठीक है, आपकी लिस्ट में डेटा है, आप लिस्ट को एक बार प्रिंट करके देखो। एक नया कोड सेल ले लो, li को प्रिंट करके चेक करो कि क्या इसके पास डेटा है या नहीं। इसमें li को प्रिंट करके देखो कि आपके पास डेटा है। अगर डेटा नहीं होगा तो वो एरर दे देगा, क्योंकि डेटा ही नहीं है, खाली लिस्ट आपने दिया और खाली लिस्ट में बोले 0 इंडेक्स मुझे रिमूव करना, उसको इंडेक्सिंग नहीं पता। डेटा है, चले यहीं पे जहां प्रिंट करा है वहीं पे li डॉट पॉप लिखो, जो इंडेक्स आपको रिमूव करनी है वो इंडेक्स पास करो, li को प्रिंट करो, बस। li के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि li में क्या क्या डेटा है, 0 इंडेक्स पे पता है कौन सा डेटा है, और पॉप करने के बाद दोबारा से आप li को प्रिंट करेंगे तो वो डेटा आपको नहीं मिलना चाहिए। सिंपल, नहीं है, समझ आया? ठीक है, तो टपल के बारे में हम बात कर रहे थे। टपल भी एक लिस्ट जैसा ही एक डेटा है, बट डिफरेंस ये है कि टपल में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। टपल में डेटा स्टोर कर लिया, ठीक है, स्टोर करने के बाद हम टपल के डेटा को रीड भी कर सकते हैं इंडिविजुअली।
सेम उसी तरीके से जैसे हम लिस्ट से रीड करते थे, क्योंकि टपल भी आपको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है। बिल्कुल बना सकते हैं, खाली आप स्क्वायर ब्रैकेट लिख के छोड़ दो, है ना। किसमें? तो आपने अपेंड चलाया था इसीलिए। तो अपेंड का मतलब ही होता है लास्ट में ऐड करना, तो जितनी बार आप चलाओगे तो वो लास्ट में ऐड करता रहेगा। आप इंसर्ट चलाओगे तो बीच में ऐड करेगा। वो तो जो मेथड आपका चल रहा है उसके हिसाब से काम होता है, ठीक है। टपल में भी आपकी इंडेक्सिंग होती है, तो टपल का भी अगर आपने कोई डेटा एक्सेस करना हो, टपल का भी कोई डेटा एक्सेस करना हो तो आप टपल का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे। ब्रैकेट यहां आपको राउंड नहीं लिखना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से ही होती है। इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन हो, इंडेक्सिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से करते हो आप। रन करते हैं, यू गेट द फर्स्ट एलिमेंट, सेम वैसा ही है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 सब कुछ वैसा ही है एग्जैक्टली। तो टपल में भी इंडेक्सिंग दे रखी है आपको, सो दैट यू कैन एक्सेस द डेटा एलिमेंट। वन 2 3, ठीक है। जिस भी इंडेक्स का डेटा आपको एक्सेस करना है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बस इसमें चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐड करना, रिमूव करना, इंसर्ट करना, डेटा रिप्लेस करना, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एक तरह का डेटा आप कलेक्ट कर लिया, फिक्स कर दिया इसको। नहीं, आप एक कई बारी ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं ना जिसमें आपने किसी यूजर से डेटा लिया, बट यू डोंट वांट कि अब उसको चेंज भी करना है। आप चाहते नहीं हो कि कोई हमारे एप्लीकेशन का वो डेटा चेंज करे। अब लिस्ट के पास तो वैसी प्रॉपर्टी है नहीं, तो लिस्ट में अगर आपने डेटा रख लिया तो चेंज तो हो ही जाएगा, है ना। आप चाहते हो जानबूझ करके भी या अनजाने में भी वो चेंज ना हो, एनी हाउ वो चेंज करने की प्रॉपर्टी ना हो उसके पास। जैसे आप कोई एक डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, लेट्स से वर्ड में, उसी वर्ड का पीडीएफ बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? यू डोंट वांट टू चेंज किसी भी तरीके से, चाहे वो मिस्टेकन चेंज हुआ हो, चाहे वो जानबूझ के चेंज हुआ, आप चेंज चाहते ही नहीं हो उस पर। अब आप चाहते हो कि ये फाइनल रिपोर्ट है भाई, ये रिपोर्ट किसी के द्वारा भी चेंज ना हो, कोई भी चेंज ना कर सके, नोबडी एल्स, हम भी खुद भी नहीं चेंज कर सके। तो आप क्या करते हो? तो पीडीएफ बना देते हो सिंपली। पीडीएफ किसी भी तरीके से चेंज नहीं हो सकती, सिंपल। ऐड भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब स्टार्टिंग में जो आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया डेटा, वही रहेगा हमेशा के लिए। स्टार्टिंग में जब टपल बनाते टाइम आपने जो डेटा रखा वो फिक्स है, उतना ही है। इसके बाद में कोई भी चेंजेस नहीं। वो सब कुछ रख सकता है, डेटा एक्सेस कर सकते हो आप एक एक करके, लेकिन उस टपल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। टपल में 5 है तो 5 एलिमेंट रहेंगे, जिस पोजीशन पे हैं वहीं रहेंगे, कोई डेटा रिमूव नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ टपल, ठीक है। लिस्ट और टपल में बस यही डिफरेंस है। इंडेक्सिंग इसमें भी नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग काम करती है। पूरे पाइथन में जहां जहां आपको इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, इंडेक्स से डेटा एक्सेस करने की, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंडेक्सेस अवेलेबल है हर जगह पे। ठीक है, चलिए। तो लिस्ट एंड टपल, ये दो डेटा टाइप्स, जनरली लिस्ट ज्यादा यूज होता है ना। लिस्ट ज्यादा यूज होता है, ऑब्वियस है कि उसमें आप किसी भी तरीके से डेटा रख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, तो लिस्ट को ज्यादातर यूज करते हैं। टपल का यूज कहीं कहीं पे आएगा, जहां पे आपको ऐसे केसेस हैं जहां पे डेटा आप चेंज नहीं करना चाहते हो, वहां पे आप यूज करेंगे इसको। एप्लीकेशंस बाद में देखेंगे कहाँ यूज करना है। फिलहाल के लिए
टपल पे ऐसा कोई मेथड होता नहीं है, क्योंकि चेंजेस आप कर नहीं पा रहे हैं, तो अपेंड इंसर्ट कुछ भी नहीं चलता है इस पे। लेकिन लिस्ट के साथ जो जो चेंज करते हैं उनके मेथड्स, उनके जो फंक्शंस है वो याद रखने पड़ेंगे आपको। अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, ये याद रखना होगा। जिस तरह का ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है वैसा आप उस पर फंक्शन चला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बाकी के बचे हुए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतने। सर जो इवल फंक्शन था हमारा